हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल श्री एस एन वर्ल्ड। तो हाजिर हैं हम आपकी अगली क्लास को लेकर एनसीईआरटी न्यू सीरीज की, जिसमें हम आज करेंगे अपना सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी का, वो भी 6th क्लास के एनसीईआरटी से। फर्स्ट चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। जिसने नहीं देखा है वो हमारी यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकता है, और टेलीग्राम लिंक से आप जुड़ जाइए, जिससे कि वहाँ पे भी मैं अपनी वीडियो का लिंक शेयर कर देती हूँ, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो वीडियो ढूंढने में। तो आप वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। तो हमारे पहले लेसन को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड प्लेलिस्ट बना दी है मैंने न्यू एनसीईआरटी करके, उसमें ही आपको वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, आपकी क्लासेस मिल जाएंगी। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं पढ़ाऊंगी आपको आज एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। तो वही बात मैं कहती हूँ कि हमारे पास ज़्यादा सुविधाएँ नहीं हैं, कोई डिजिटल चीज़ें ज़्यादा नहीं है, कैमरा नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट एक हमारे पास फ़ोन है या जो भी है हमारे पास, मैं उसके ज़रिए आपको अच्छी कंटेंट देने की कोशिश कर रही हूँ। एक जो सच्चाई है जीवन की, उससे आपको अवगत करा रही हूँ कि हमें ऐसे पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी की कोई भी लाइन, कोई भी शब्द हम स्किप नहीं कर सकते हैं, उससे हमारा क्वेश्चन बन जाता है। तो प्लीज़ आप हमारी एनसीईआरटी सीरीज़ से जुड़ जाइए और अपना बेस मजबूत कीजिए, और सीटेट इसी एनसीईआरटी सीरीज़ से आपका क्वालिफाई हो जाएगा, यकीन मानिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर देना। फीडबैक, आपके फीडबैक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। हमारे पास ज़्यादा टाइम मतलब पढ़ाने का नहीं मिलता है मुझे। मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, और मुझे घर के काम और अपनी भी तैयारियाँ करनी पड़ती हैं टीचिंग की, जो कि मैं आगे के लिए कर रही हूँ। तो हमारी तैयारी चल रही है टीचिंग से, अदर चीज़ों के रिलेटेड भी हमारी तैयारी चल रही है। तो लेकिन मैं आपके लिए टाइम निकालती हूँ कि आप लोग इस बार सीटेट क्लियर कर लें। ठीक है, तो पढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। तो हमारा अगला चैप्टर है ग्लोब। ग्लोब अक्षांश एंड देशांतर। तो आप कहेंगे ग्लोब तो समझ में आता है मैम, मैं जानता हूँ ग्लोब किसे कहते हैं, पर अक्षांश एवं देशांतर क्या होता है, कौन सी चीज़ें होती हैं जिन्हें अक्षांश और देशांतर कहते हैं। तो जब आप लेसन पढ़ते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि ये लाइन मुझे नोट्स में लिखवाई गई है, जो कि मैंने पेड बैच लिया था। पेड बैच में आपको एनसीईआरटी से ही चीज़ें निकाल कर लिखवाई गई हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं आगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपने ग्लोब के बारे में, फिर हम आपको अक्षांतर और देशांतर दोनों के बारे में पढ़ाएंगे। ये है हमारा ग्लोब। ठीक है, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों पर चपटी है, जो कि मैंने आपको बताया था। ऐसे पृथ्वी बनाकर यहाँ ये उत्तरी ध्रुव होता है, ये दक्षिणी ध्रुव होता है। तो यहाँ पर चपटी है, और यहाँ पर हमारे बीच में उभरी हुई है। तो जहाँ ये चपटी है, इसलिए इसे क्या कहते थे हम, भूभाग कहते थे। ठीक है, पिछली क्लास में मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, तो क्या है, ये उत्तर दक्षिणी ध्रुवों पर चपटी है, मध्य में थोड़ी उभरी है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। अगर आपके पास ग्लोब है तो वो कह रहा है आप अपने ग्लोब को देखिए अच्छे से। ठीक है, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ध्यान रखेंगे, ये लाइन सीधी क्वेश्चन इसका बना है एनसीईआरटी से उठाकर, सीटेट में ये क्वेश्चन बना है सीधी यही लाइन आई है कि ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। तो ये लाइन ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कहेंगे हाँ, जो ग्लोब है हमारी पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। किस रूप में? लघु रूप में। ठीक है, ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। जो ग्लोब होता है वो विभिन्न आकार के भी होते हैं और विभिन्न प्रकार के होते हैं, यानी कि बड़े ग्लोब, पॉकेट ग्लोब एंड गुब्बारा ग्लोब। तो बड़े ग्लोब जो होते हैं वो उन्हें हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते हैं। जो पॉकेट ग्लोब होते हैं, उन्हें पॉकेट में रखने योग्य होते हैं, उन्हें वो क्या होते हैं, छोटे ग्लोब होते हैं, वो उन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान से ले जा सकते हैं। ऐसे ही हमारे गुब्बारे जैसे ग्लोब होते हैं, जिनमें हवा भरी जा सकती है, ये भी आसानी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ लिखी है। ग्लोब स्थिर नहीं है। जो ग्लोब होता है वो स्थिर नहीं होते हैं। ध्यान रखेंगे, ग्लोब स्थिर नहीं है। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू। कुम्हार का पहिया देखा होगा, नहीं देखा होगा तो बचपन में हमने लट्टू घुमाया होगा, ऐसे करके चक्री घुमाते थे ना, ऐसे 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 करके, तो वो लट्टू होता है। तो इसी तरह हमारा ग्लोब घूमता है। ठीक है,
ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया गया है। अब आपके माइंड में ये चीज़ आई होगी कि महासागर, महाद्वीप तो बहुत बड़े हैं, इतने से ग्लोब में कैसे दिखा दिया गया? तो उनका एक मेजरमेंट होता है जो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो ग्लोब पर ध्यान रखेंगे, ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया गया है, ध्यान रखेंगे। क्योंकि जिसने भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी, जिसने भी एनसीईआरटी नहीं खोली होगी, वो डेफिनेटली ये क्वेश्चन गलत करके आएगा। उसे यही लगेगा कि भाई महासागर, महाद्वीप तो बहुत बड़े होते हैं, इतने से ग्लोब में सही आकार में कैसे दिखा देगा, वो तो छोटा दिखाता है, तो वो रॉन्ग करके आएगा। ठीक है, तो आप ये रॉन्ग नहीं करोगे क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता चल गया है कि ग्लोब में जो भी महाद्वीप, महासागर होते हैं वो सही आकार में दिखाई देते हैं। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। जो पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु का स्थिति का वर्णन करना कठिन है, मतलब कोई स्थान है उसके बारे में बताना कठिन है। कैसे? अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है? जो पृथ्वी है उस पर हमें कैसे पता चल जाता है कि कानपुर यहाँ है, दिल्ली यहाँ है, झांसी यहाँ है, कैसे हम पता कर लेते हैं? तो ये प्रश्न हो रहा है, ये माइंड में हमारे प्रश्न आ रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, ऐसी क्या चीज़ है जिससे हमें स्थानों का पता चल जाता है? ठीक है, ये प्रश्न उठ रहा है। तो इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है? इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है। ये जो सुई है ये वाली, ये ग्लोब पर झुकी हुई अवस्था में ये झुकी हुई है ना। तो कितने डिग्री झुकी हुई है? तो ये हमारी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जो कि आगे आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, नहीं मिल जाएगा तो हम है ना, हम बताएंगे। झुकी हुई है, जैसे हम क्या कह रहे हैं, जैसे हम अक्ष कहते हैं। तो जो झुकी हुई है इसे हम क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है, तो आप बता देंगे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसे क्या कहते हैं? अक्ष। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर दक्षिण ध्रुव होते हैं। तो मैंने पहले भी बता दिया है कि ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ से जो सुई गुजर रही है उसे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। सेम एनसीईआरटी बता रही है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जाता है। अब पृथ्वी की भांति, इसका मतलब ये है कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, वो कहाँ से? वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट करती है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर घूमती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ग्लोब को तो पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है। अगर क्वेश्चन आता है पृथ्वी किस ओर घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है। जो पृथ्वी है, जो ग्लोब पर एक सुई दिखाई गई है, वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, यह पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। मैंने अक्ष और परिक्रमण यानी घूर्ण और परिक्रमण दोनों में अंतर अच्छे से बताया, अगली क्लास में आप देख सकते हैं। ठीक है, जो एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। वो कह रही है एक अन्य काल्पनिक रेखा भी है जो अपने ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, ये तो कुछ नहीं है, एक्टिविटी है, ध्यान रखेंगे। इसे विषुवत व्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत व्रत कहते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, यहाँ हमारा दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो एक विषुवत व्रत यानी कि ये जो विषुवत रेखा है ये पूरी गोल है, जैसे ये गोल है ना, ऐसे ये पीछे तक गोल है। तो ये विषुवत रेखा है जो हमारी पृथ्वी को दोनों को इक्वल पार्ट में बांट देती है। तो ना पूरा चक्कर कितने का होता है? 360 डिग्री का। जब ये 20 से बांट देती है तो 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और आधे भाग को दक्षिणी। ये विषुवत रेखा का इधर का पूरा पार्ट हमारा क्या है? उत्तरी गोलार्ध है, और जो नीचे का पार्ट है वो हमारा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है। ध्यान रखेंगे। ये दोनों बराबर आधे भाग होते हैं, मतलब इनको दोनों बराबर भाग में बटा है, तो ये आधे आधे होते हैं। इस प्रकार विषुवत व्रत पृथ्वी पर एक काल्पनिक व्रत बनाती है। तो जो हमारी अक्ष वाली रेखा थी वो भी काल्पनिक थी, और जो विषुवत व्रत वाली रेखा है वो भी हमारी कैसी है? काल्पनिक रेखा ही है। ध्यान रखेंगे।
यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। जो ये रेखाएं हैं ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, स्थानों को बताने के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहते हैं। जो भी विषुवत वृत्त के पास से जो भी अन्य रेखाएं हैं समानांतर, ये देखो ये समानांतर रेखाएं हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं, अक्षांश समानांतर रेखाएं। अक्षांशों को किस में मापा जाता है, अंशों में मापा जाता है। अक्षांशों को किस में मापते हैं, अंशों में मापते हैं। तो ये आज हमने आपको ग्लोब के बारे में समझाया और हमने अक्षांश के बारे में समझाया। अब हम आगे अक्षांश के बारे में और पढ़ेंगे एंड फिर देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप ये चीज़ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके यस या नो का आंसर ज़रूर दें। अगर आपको इस क्लास की टाइमिंग बढ़वानी है तो मैं टाइमिंग बढ़ा दूँगी। अभी मैं थोड़ी छोटी छोटी वीडियो लेके चल रही हूँ जिससे कि आपके ऊपर बर्डन ना पड़े और एक अंडरस्टैंडिंग बने, एक क्लियरिटी आए कॉन्सेप्ट की, ठीक है। कोई जल्दी नहीं है, जुलाई में हमारा एग्ज़ाम होगा सीटेट का, तो उसके लिए हमें अभी कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। बाकी हमें कोई इशू नहीं है, मैं आपके लिए 1 घंटे का टाइम निकाल सकती हूँ। अगर आप चाहो तो मैं टाइमिंग बढ़ा दूँगी। तो आई होप आपको मेरी ये चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर आप इंग्लिश में एनसीईआरटी रीडिंग चाहते हैं, एनसीईआरटी के इंग्लिश एनसीईआरटी सीरीज चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वो मैं स्टार्ट कर दूँगी। और जो भी आपका सीटेट में प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें हमारी जो वीडियो है उन्हें शेयर ज़रूर कर देना, जिससे कि वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें, ठीक है। कर भला तो हो भला, ये सब आप जानते हो। तो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।